Good morning, student. Today we discuss numerical related to Faraday. मतलब फेराडे से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसे कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं. उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी एंड इफेक्ट फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो फर्स्ट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल लिख लीजिए. हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव. ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 20 ग्राम ऑफ CA फ्रॉम मोल्टन CaCl2. 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन Cl2. मतलब CaCl2 से अपने को कितने ग्राम चाहिए? 20 ग्राम. अगर क्या निकालना है? कैल्शियम निकालना है. तो कितने इलेक्ट्रिसिटी की या कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, यह है 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड अपने को दे रखा है इस तरीके के न्यूमेरिकल में, जो कंपाउंड अपने को गिवन है उसमें से जिसे अपन प्राप्त कर रहे हैं, जिसे रिमूव कर रहे हैं, उसको आयोडाइज करते हैं. तो CaCl2 में Ca2+ होता है. CaCl2 में Ca किस में रहता है? 2+ में. अब इसे अपन कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे तो ये कैल्शियम बनेगा. ठीक है, तो Ca2+, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम. और कितना मिलेगा? यहाँ 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा. इट मींस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव 40 ग्राम ऑफ Ca. ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इट मींस 2 फेराडे. ठीक है, 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी. किसके लिए? 40 ग्राम. 2 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है. विद्युत की आवश्यकता होती है. 2 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है कैल्शियम प्राप्त करने के लिए. आवश्यकता होती है कैल्शियम प्राप्त करने के लिए. कितना प्राप्त हो रहा है? कैल्शियम प्राप्त करने के लिए. तो कितना प्राप्त कर रहे हैं? इससे 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त कर रहे हैं. 2 फेराडे से कितने ग्राम कैल्शियम प्राप्त हो रहा है? 40 ग्राम. ठीक है, और अपने को प्राप्त कितना करना है? 20 ग्राम. ठीक है, तो कितना रिमूव करना है? 20 ग्राम. तो अपन यह लिख सकते हैं 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम. तो इस लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी 2 फेराडे. तो 40 ग्राम में यहां लिख देता हूं 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए. 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है. विद्युत की आवश्यकता होती है. आवश्यकता है या विद्युत की आवश्यकता होती है. विद्युत की आवश्यकता होती है इक्वल टू 2 फेराडे. ठीक है, तो 20 ग्राम के लिए कितने की होगी? कैलकुलेशन बिल्कुल लीजिए. 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी. कितनी होगी? 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे हो रही है, तो 20 ग्राम के लिए कितनी होगी? 1 फेराडे होगी. और आप यूनिट्रिक मेथड से पूरा ही सोल्व करना चाहते थे, इजी थी कैलकुलेशन. यूनिट्रिक मेथड से सोल्व करना चाहते तो क्या करेंगे? 1 ग्राम कैल्शियम के लिए आवश्यकता होगी 2/40 और 20 ग्राम के लिए आवश्यकता होगी 2/40 इंटू 20. वही 1 फेराडे की आवश्यकता होगी. ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत की मात्रा पूछी जा सकती है, या विद्युत की मात्रा देकर भी अपने को क्या कितने ग्राम कैल्शियम या कोई भी सब्सटेंस है वो प्राप्त होगा. इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3. 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3. ठीक है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसी तरीके का है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3.
40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। ठीक है, मोल्टन Al2O3 या Al2O3 से अपने को क्या करना है, एल्युमिनियम को निकालना है। कितना, 40 ग्राम एल्युमिनियम को अपने को रिड्यूस करना है या फिर उसे रिमूव करना है, लिबरेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैंने आपको बताया कि जो भी कंपाउंड है Al2O3 उसे आयोनाइज कर लीजिए। तो ये किस में आयोनाइज होगा, Al3 प्लस O2 माइनस, कितना ये 3 और ये कितना 2। तो एल्युमिनियम जो है इसमें वो एल्युमिनियम है Al3 प्लस। अब इस Al3 प्लस, दो एल्युमिनियम 2 मोल ऑफ Al3 प्लस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिड्यूस, इज रिक्वायर्ड 6 फैराडे टू कंप्लीटली रिड्यूस इन एल्युमिनियम। ठीक है, ये एल्युमिनियम में रिड्यूस होने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, इसको 6 फैराडे की। क्यों, क्योंकि अगर अपन देखें कि Al3 प्लस जो है, एक Al3 प्लस आया 3 फैराडे मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है ना, और अगर यहाँ 2 है तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 मोल ऑफ Al3 प्लस आयन इज रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीटली रिड्यूस। और अपन देखें तो कितने मोल बन रहे हैं, एल्युमिनियम के 2 मोल बन रहे हैं। तो ये कितना अपने को मिलेगा, 27 इसका मोलर मास होता है इंटू 2 मोल से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 इंटू 2। एक बात ध्यान रखिए कि जो भी आयन है, फिर अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसे कंप्लीटली रिड्यूस करते हैं तो वो कितना मिलता है, वो उसके मोलर मास जितना अपने को मिलेगा। जैसे एल्युमिनियम Al3 प्लस है, यहाँ देखिए Al3 प्लस है, इसे अगर अपन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये कितना बनेगा, एल्युमिनियम में कितना बनेगा, इसके मोलर मास जितना बनेगा। और यहाँ क्या था, यहाँ 2 मोल थे Al3 प्लस आयन, उससे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन दिए, तो कितना हो गया 54 ग्राम। तो ये कितना मिलेगा, 54 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा, 54 ग्राम। तो क्लियर है, ठीक है। तो 54 ग्राम। अब अपन को रिमूव कितना करना है, 40 ग्राम। तो अपन वही यूनिटरी मेथड इन क्वेश्चन में लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी रहेगा। इसलिए देखिए अपन क्या लिखेंगे, 54 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड, 54 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड, मतलब 54 ग्राम एल्युमिनियम को निकालने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। 54 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू कितनी फैराडे हो जाएगी, यहाँ 3 थे एक के लिए, तो कितने 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 1 ग्राम अपन को रिमूव करना हो यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम रिमूव करना, 1 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 6/54। ठीक है, एंड हाउ मच, 40 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में कितना, 40 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रिसिटी 6/54 इंटू 40। ठीक है भाई, 54 ग्राम के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी 6 फैराडे की, 1 ग्राम के लिए होगी 6/54, और कितने ग्राम है ये है 40 ग्राम के लिए, तो 6/54 इंटू 40, इसको कर लेंगे 6 9 जा 54। अब ठीक है, 40 को 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4.4 फैराडे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन फैराडे में आंसर है तो फैराडे में इस तरीके से निकालेंगे, और अगर कूलाम में आंसर देना है तो आप क्या करेंगे, जब 4.4 है, जितने भी फैराडे आ रहा है, तो 1 फैराडे इक्वल टू आपको बताइए कितना होता है, 96500 कूलाम। तो ये अगर आपको कूलाम में आंसर है ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, 4.4 इंटू 96500 कूलाम, या तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर होगा या फिर एज इट इज आंसर होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको मैच करना। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि कितने फैराडे से कितना ग्राम अपने को मिलेगा, या फिर इसका रिवर्स भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछकर अपन से पूछता कि 4 ग्राम अपने को क्या करना है,
रिमूव करना है, 4 ग्राम रिमूव करना है। ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंस है जैसे कॉपर सल्फेट से 4 ग्राम कॉपर को प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितने फेराडे की होगी आवश्यकता, या इस तरीके से भी क्वेश्चन सेट हो सकता है कि 4 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट से कितना अपने को कॉपर मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अपन देखते हैं इस तरीके का, इसके अपोजिट। मान लीजिए Al2O3 ले लेते हैं, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं इजी सा, पैटर्न यही रहेगा। देखिए लिखिए क्वेश्चन, Al2O3 गलित Al2O3 में यदि गलित Al2O3 में यदि 2 फेराडे गलित Al2O3 में यदि 2 फेराडे विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब निक्षेपित एल्युमिनियम की मात्रा ज्ञात कीजिए। तब निक्षेपित एल्युमिनियम की मात्रा ज्ञात कीजिए। इफ 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन मोल्टन Al2O3, then कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम। मतलब 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तब कितने ग्राम एल्युमिनियम अपने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, यहां लिख देते हैं 2 फेराडे विद्युत यदि Al2O3 गलित Al2O3 मोल्टन मींस गलित, ठीक है, गलित Al2O3 में प्रवाहित किए जाने पर कितने ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होता है, कितने ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन करेंगे वही रिएक्शन Al2O3। ठीक है, Al2O3 Al3 प्लस O2 माइनस 3 आ जाएगा, और यहां बैलेंस कर देंगे O2। ठीक है, अब बात यह है कि वो कंप्लीटली, ये अपन ने देखा ही था, कंप्लीटली अगर 2 मोल है इस केस में, ठीक है, तो 6 फेराडे अपन इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, या 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपन इसमें 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम कितना बन रहा है अपने 2 मोल, इट मीन 54 ग्राम एल्युमिनियम अपने को मिल रहा है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम 54 यहां लिख देते हैं 54 ग्राम। ठीक है, अब वो जब बोल रहा है कि 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी दे, तो इसे इसी तरीके से यूनिटी मेथड से सोल्व करेंगे कि इफ 6 फेराडे करंट फ्लो इन वोल्टन Al2O3, देन लिबरेटेड अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम इज 54 ग्राम। अगर 6 फेराडे विद्युत गलित Al2O3 में प्रवाहित की जाती है, तब 54 ग्राम जो प्राप्त होता है एल्युमिनियम, और 2 फेराडे की जाए तो कितना प्राप्त होगा, तो यहां लिखते हैं 6 फेराडे विद्युत प्रवाहित करने पर 6 फेराडे विद्युत प्रवाहित करने पर प्राप्त एल्युमिनियम ये लिख देते हैं, प्राप्त एल्युमिनियम इक्वल टू 54 ग्राम। अगर 1 फेराडे विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम कितना प्राप्त होगा, 54/6। 6 फेराडे विद्युत प्राप्त की जाती है तो 54, 1 फेराडे विद्युत प्राप्त की जाती है तो 54/6। अगर कितने फेराडे विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, 2 फेराडे। इफ 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, देन 54/6 इंटू 2। ठीक है, 6 फेराडे के लिए 54 ग्राम मिल रहे थे, 1 फेराडे से 54 बटा कितना होगा 6, और 2 फेराडे से कितना होगा 54 बटा 6, और ये क्या कर दिया अपन ने इंटू 2, 2 फेराडे से 2 3 का 6। ठीक है, 3 8 टाइम 18 टाइम जाएगा, तो 18 ग्राम अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एल्युमिनियम इसमें प्राप्त होगा। ठीक है, कोई परेशानी है क्या?
इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। मोलर मास अपने को पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम में मोलर मास गिवन होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से 1.5 ग्राम कॉपर अपने को निक्षेपित करना है, तो कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन से 1.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक विद्युत की मात्रा बताइए, विद्युत की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1.5 ग्राम कॉपर और लिबरेट 1.5 ग्राम ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। वही कॉपर सल्फेट में कॉपर कैसे होगा, Cu2+ में, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन इसमें फ्लो करेंगे, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो कॉपर अपने को मिलेगा, और कॉपर जितना मिलेगा वही इसके मोलर मास जितना 68.5 ग्राम, ठीक है। कोई परेशानी है क्या इसमें? हाँ, अब क्या करना है अपने को, 1.5 ग्राम, तो अपन क्या लिखेंगे, 68.5 ग्राम कॉपर, 68.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए, कॉपर प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी है, 2 फैराडे, और 1 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितना होगा, 2/68.5, और कितना कॉपर प्राप्त करना, 1.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए 2/68.5 इंटू 1.5, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे। आगे समझे, इस तरीके के न्यूमेरिकल कुछ फैराडे पे बनते हैं, और भी फिर अपन आगे देखेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपन लास्ट वीडियो में कर चुके थे, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको बताइए किससे प्रदर्शित किया जाता है, उसे कापा, ठीक है ना, कापा से प्रदर्शित किया जाता है। और आज हम उसके आगे का पार्ट देखते हैं, सेल स्थिरांक। तो जो चालकता मापी जो सेल होता है, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, उसमें एक कांस्टेंट लिखा आता है, वो सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक को कहलाता है, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं G स्टार से, ठीक है ना, G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। और G स्टार किसके इक्वल होता है, G स्टार इक्वल होता है कापा इंटू R की। कापा क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब अपन सेल स्थिरांक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि सेल स्थिरांक क्या होता है, विशिष्ट चालकता तथा प्रतिरोध का गुणनफल सेल स्थिरांक कहलाता है। विशिष्ट चालकता तथा किसका गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसे किससे, G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी यूनिट अपन देखते हैं, ठीक है। वैसे अपन इसे चालकता, रेजिस्टेंस को हटा के चालकता की फॉर्म में ले तो कापा इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, C, ये चालकता आ गया, ठीक है ना, कापा अपॉन क्या हो गया, C, ठीक है। और G स्टार जो होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है, L अपॉन A। L अपॉन A अपन ने देखा था, A क्या है, एरिया, और L क्या है, लेंथ, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और L क्या उनके बीच की दूरी, वो है G स्टार।
इसे इस तरीके से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें यूनिट की तो यहां से और यहां से कहीं से भी अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जी स्टार इक्वल टू का क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन सी क्या है ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कैंसिल, तो जी स्टार की जो वैल्यू आ गई मतलब यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस इसकी क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये अपना क्या हो गया सेल स्थिरांक, इस पे भी कई न्यूमेरिकल आते हैं वो भी अपन सोल्व करेंगे। अब देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता देखते हैं, मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले, और एक अपना टॉपिक है चालकता का मापन, वो थ्योरेटिकल है वो भी अपन करेंगे। ठीक है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता भी आप इसे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता, मोलर चालकता या मोलर क्या कंडक्टिविटी, एक ही बात है। इसे लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, इससे लैम्डा एम, या फिर आप क्या कर सकते हो कैप एम भी लिख सकते हैं जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है देखते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू वी। कापा आप जानते हो क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या है कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वी क्या है वॉल्यूम। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा क्या है विशिष्ट चालकता, और वी क्या है वी विलियम्स का क्या है आयतन है, वी क्या है विलियन का आयतन है। कैसे विलियन का आयतन है, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य गुला है, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलियन का आयतन क्या है वी। ठीक है ना, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस विलियन का क्या है ये आयतन है। ठीक है, तो V इक्वल टू, अगर सांद्रता C है तो V इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन C। C मोल सांद्रता रखने वाले विलियन का आयतन क्या हो जाएगा 1000 अपॉन C। ठीक है ना, लीटर में लेते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन क्या C, ये मोलर चालकता हो गया। ठीक है, अब मोलर चालकता की यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए लैम्डा एम इक्वल टू कापा की यूनिट आपको बताइए ओम इनवर्स, अभी रखी थी इससे पहले जस्ट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या है सांद्रता, सी क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर में, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि सेंटीमीटर में है वैल्यू। ठीक है, तो अब अपन देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। लैम्डा एम इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, अब इसको यहां लेके जाएंगे माइनस क्यूब हो जाएगा, और लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है ना, सेंटीमीटर, और मोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके मोल इनवर्स में। तो लैम्डा एम इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसकी यूनिट आ जाएगी लैम्डा एम मतलब मोलर चालकता की यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर चालकता की डेफिनेशन अपन किस तरीके से दे सकते हैं कि मोलर चालकता की होती है विशिष्ट चालकता तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। दोबारा सुन लीजिए, मोलर चालकता क्या होती है विशिष्ट चालकता तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी is equal to the product of specific conductance and volume of 1 mole of electrolyte। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई मोलर चालकता। अब मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखेंगे, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है क्या कोलराउस का नियम। ठीक है, और नैनसेड इक्वेशन, फिर सेल, बहुत से टॉपिक इसमें अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। ये आई थिंक ये टॉपिक अपने समझ में आ गया होगा। अब मोलर चालकता देखिए, मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता को जो कारक प्रभावित करेंगे उनमें अपने को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर विलयन में आयनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, मतलब विलयन में या इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वैद्युत अपघट्य में, उसमें अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो एक बात ध्यान रखिए कि मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मोलर जो चालकता है वो विलयन में उपस्थित किस पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसी से रिलेटेड अपन पहला क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग में, ये हेडिंग लिख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसमें फर्स्ट लिख लीजिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट है और इजी है बिल्कुल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। जो वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य कैसा है, प्रबल है, दुर्बल है, तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पे भी क्या करेगा, मोलर चालकता का मान निर्भर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपना क्या है फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आपको पता है दो तरीके के, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब प्रबल अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब एक बात आपको बताइए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो विलयन में आसानी से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं या आयनीकृत हो जाते हैं या आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो आसानी से नहीं टूटते हैं। किसमें नहीं टूटते हैं, अपने आयनों में आसानी से नहीं टूटते हैं, वो होते हैं अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य इजीली आयोनाइज होता है, इट मींस उसमें नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है वो इजीली आयोनाइज नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो जो इजीली आयोनाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि उसमें मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा वैल्यू होगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अपना इस तरीके से, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्यों की चालकता, मोलर चालकता का मान अधिक होगा, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी से आयोनाइज नहीं होते, जो आसानी से आयनीकृत नहीं होते, उसमें क्या होगा, आयनों की संख्या कम होगी और वो उसमें मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। तो अपन लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर इजिली आयोनाइज्ड, सो नंबर ऑफ आयन्स is higher than weak electrolyte, so molar conductivity of strong electrolytes is higher than weak electrolyte. It is clear. अब नेक्स्ट जो है वो है डाइल्यूशन, तनुता। डाइल्यूशन मीन्स क्या, तनुता। ठीक है, तो तनुता कैसे इफेक्ट करेगी वो अपन देखते हैं, तनुता। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उन्हें तनुकृत करने पर उनकी मोलर चालकता पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उन्हें तनुकृत करने पर उनमें आयनों की संख्या बढ़ती है और मोलर चालकता का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होने के बाद मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ने पर क्या होगा, दोनों में, वीक में भी, वीक में ज्यादा इफेक्टिव होगा डाइल्यूशन और स्ट्रॉन्ग में भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, लेकिन दोनों में ही नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मोलर चालकता की बात करें और उसका तनुता का रिलेशन अपन किससे देखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से देखें। किससे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा से देखें
विशिष्ट चालकता से देखें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि तनुता बढ़ाने पर जो मोलर चालकता तो बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता कम होती है। उसका रीजन क्या है? विशिष्ट चालकता आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में जो आयन है उन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। 1 घन सेंटीमीटर विलयन की जो चालकता वही विशिष्ट चालकता होती है। ये अपन ने ऐसे देखा था कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो के बीच रखे विलयन की चालकता ही विशिष्ट चालकता होती है। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घट जाती है तनुता बढ़ाने पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लास्ट चीज अपन इसमें समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मैं यहां क्या ले रहा हूं, कोई सॉल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कोई सॉल्यूशन जिसमें क्या विद्युत अपघट्य बोला है, मतलब विद्युत अपघट्य अपन ने ले लिया, ठीक है। अभी मैंने इसे डाइल्यूट नहीं किया, अब मैं डाइल्यूट इसे करूंगा, पानी मिलाऊंगा, वाटर ऐड करूंगा, तो एक बात आप ध्यान रखना बेटा कि नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, और दूसरी बात ये जो इसके आयन हैं वो आयन के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। ये ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए मैं इसमें विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये स्पेसिफिक एरिया मैंने मान लीजिए 1 घन सेंटीमीटर का आयतन रखने वाला ये एरिया अपन ने, ये आयतन रखने वाला ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, दिख रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ आयन है, क्या वो नंबर ऑफ आयन डाइल्यूशन पे कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया। अब मैं इसे डाइल्यूट करूं तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, ये और वाटर ऐड कर दिया मैंने इसमें, ये लीजिए, ये मान लीजिए वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो डाइल्यूशन होने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो डिस्टेंस है आयन की जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, वो डिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस इंक्रीज होगी इन आयन की, तो इस पर्टिकुलर एरिया में से क्या होंगे, आयन क्या होंगे, दूर हटेंगे, पर्टिकुलर एरिया में से ये आयन दूर हटेंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में से आयन दूर हटेंगे तो नेचुरल सी बात है, इस एरिया में 1 घन सेंटीमीटर आयतन में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो अपनी विशिष्ट चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन में आ सकता है कम होती है, ज्यादा होती है, समान बनी रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बात ध्यान रखना, मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, सॉरी विशिष्ट चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, डाइल्यूशन का, विशिष्ट चालकता कम होती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इसमें क्यों कम हो जाती है विशिष्ट चालकता, क्योंकि जो पर्टिकुलर एरिया है 1 घन सेंटीमीटर आयतन का जो एरिया है उसमें नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ आयन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। और मोलर चालकता टोटल अगर पूरे एरिया में देखें, पूरे आयतन में देखें, तो नंबर ऑफ आयन क्या होगा, इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने की वजह से मोलर चालकता बढ़ गई और विशिष्ट चालकता घट गई, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था, डाइल्यूशन आप बढ़ाते जाओगे मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, लेकिन एक अधिकतम मान आएगा, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू आएगी मोलर चालकता की, उसके बाद मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उस हाईएस्ट वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट इनफाइनाइट, ठीक है। और इसी से रिलेटेड फिर कोलराउस का नियम दिया गया, उस कोलराउस के नियम के बारे में भी अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने जो जो किया है, ठीक है, एक तो ये फैक्ट मोलर कंडक्टिविटी देखी, मोलर कंडक्टिविटी के फैक्टर अपन ने देखे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डाइल्यूशन, ठीक है, और एक फैक्टर और है वो भी अपन इसी वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले अपन ने जी स्टार देखा, सेल स्थिरांक, और उससे पहले अपन ने इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी देखा, ठीक है, फैराडे से रिलेटेड। अब एक लास्ट फैक्टर अपन करते हैं टेम्परेचर, और फिर कोलराउस के नियम अपन कल पूरा कोलराउस का नियम ही नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर मतलब क्या, ताप, ठीक है। तो कोई अभी पता लगा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलर चालकता पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलर चालकता पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो आयन है, आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो ठीक है ना, आकर्षण बल जो काम कर रहा है, तो टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो वो आकर्षण बल क्या होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो इससे आयन क्या होंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है टेम्परेचर। तो आयन सेपरेट होंगे, तो आयन सेपरेट, जितने ज्यादा आयन सेपरेट होंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे उतना क्या होगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे। और मैं फर्स्ट ही आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ आयन जब इंक्रीज होते हैं तो मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज मतलब ताप में वृद्धि पर आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। ड्यू टू मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, तथा फिर मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, मोलर चालकता की बात हो गई, मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और इसी से रिलेटेड, मोलर चालकता से रिलेटेड अपन क्या देखेंगे, कोलराउस लॉ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के नजरिए से भी, बोर्ड में तो ज्यादातर आता ही है क्वेश्चन की कोलराउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। और उस नीट में भी, आईआईटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज जो अपन ने टॉपिक किया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोलराउस के नियम के साथ अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।